Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic structure of the atmosphere of class 11 geography chapter number 7. So before starting with the topic, I would like to let you know that we have started our WhatsApp channel and you can join that with the link in description box. So let's start with our today's topic, structure of the atmosphere. तो अभी तक हम एटमॉस्फेयर के बारे में जान चुके हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है एंड उसकी कंपोजिशन हमने देख ली कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मेजरली एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें उनको हमने 3 ग्रुप्स में बांट दिया है, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। तो गैसेस भी काफी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। डस्ट पार्टिकल्स भी हमने देखा था, स्मोक, सूट, एशेस, ये सारी चीजें जो है वो डस्ट पार्टिकल के अंदर आएंगी। एंड वाटर वेपर मतलब जो पानी के कण रहते हैं, जैसे भाप बन के पानी जब ऊपर जाता है वाष्प के तरह, तो उस चीज को हम वाटर वेपर कहते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा एक जैसा नहीं है। आप अगर धरती के सरफेस से ऊपर उठोगे तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो एक जैसा नहीं है, उसमें काफी सारे डिफरेंसेस हैं। मतलब कि कुछ कुछ किलोमीटर के बाद, जैसे 10 किलोमीटर के बाद, फिर आगे 30 किलोमीटर के बाद क्या होता है कि टेम्परेचर एंड डेंसिटी में चेंज आता है। जो तापमान है और जो डेंसिटी है वो चेंज होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं एंड हर एक लेयर की अपनी डेंसिटी है एंड अपना टेम्परेचर है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर जगह पे कितने अमाउंट में चीज है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा होगी, जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे अगर हम एयर की बात करें तो एयर में जो भी गैस वगैरह है, जो भी चीजें हैं, अगर वो बहुत ज्यादा परसेंटेज में अवेलेबल हैं तो उसको हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा डेंस है एयर। मतलब गैसेस वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा, अगर वॉल्यूम का काफी ज्यादा परसेंट कवर कर रही हैं तो उसको हम बोलेंगे कि वो बहुत डेंस है। बट अगर मात्रा में कम है तो उसको हम बोलेंगे कि वो लेस डेंस है। इसको आप ऐसे समझ लो कि कोई किसी जगह पे अगर मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर की जगह है, अब यहाँ पे 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, एंड वही एक और सेम 1 किलोमीटर स्क्वायर की जगह है, यहाँ पे एक जगह पे 5000 लोग रहते हैं। सेम डिस्टेंस, मतलब सेम जो एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें 1000 नहीं बल्कि 5000 लोग रहते हैं। तो ये जो 5000 वाली जगह है इसको हम बोलेंगे ये ज्यादा डेंस है, इसमें ज्यादा घने तौर पे लोग रह रहे हैं, बहुत पास पास लोग रह रहे हैं। बट जो 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो 1000 लोग रह रहे हैं इसको हम बोलेंगे कि ये लेस डेंस है इसके कंपैरिजन में। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो जो डेंसिटी है एंड जो टेम्परेचर है वो हर एक लेयर में आपको अलग अलग दिखाई देगा। द डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। अब डेंसिटी जो है वो अर्थ के सरफेस के जो एकदम करीब वाला हिस्सा है यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाते जाते हो तो डेंसिटी कम होती जाती है। सो डेंसिटी के लिए आपको क्या चीज याद रखनी है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, ऑल्टीट्यूड मतलब जो हाइट है, आप ऊपर जाते जाओगे अर्थ सरफेस से, तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो कम होगी। इसी तरीके से नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, जो हवा हवा का दबाव है, आप ऐसे समझ सकते हो, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? ऑल्टीट्यूड से। तो क्योंकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड की ही बात हो रही थी तो इसलिए मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको साथ साथ बता दिया, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये भी क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑल्टीट्यूड के। मतलब कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो डेंसिटी भी कम होगी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा, तो ये दोनों चीजें जो है वो कम होंगी। अब हर एक लेयर में टेम्परेचर की बात हम अलग से करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो है कुछ लेयर्स में बढ़ता है एंड कुछ लेयर्स में घटता है। तो टेम्परेचर के बारे में हम सीधा ऐसे नहीं बोल सकते कि एटमॉस्फेयर के हर एक लेयर में ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, हम ये चीज नहीं कह पाएंगे। ये कुछ लेयर, मतलब हर एक लेयर का अपना रोल है, अपना नेचर है टेम्परेचर को लेकर, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। The column of atmosphere is divided into 5 different layers depending upon temperature condition। अब ये जो पूरा एटमॉस्फेयर का लेयर है, पूरा जो कॉलम है अर्थ के सरफेस के ऊपर, इसको हमने उनके टेम्परेचर के बेसिस पर 5 लेयर्स में बांटा है। दे आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर हैं। आप जैसे जैसे इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो ये आपको लाइन वाइज याद हो जाएंगे, मतलब रिवीजन करोगे 2-3 बार तो आपको ये याद हो जाएंगे सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर।
अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो या याद नहीं रहता तो उसके लिए आप ये छोटा सा एक तरीका याद रख सकते हो कि इन सब में जैसे आप देखोगे टी, एस, एम और यहाँ पे थर्मोस्फेयर में आप एच को ये ध्यान रखो एंड ई। तो ये सारे जो हैं ये अल्फाबेटिक मैनर में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। मतलब टी जो है वो सबसे बाद में आता है। टी का अगर आप अल्फाबेटिक नंबर देखोगे तो वो 20 है और उसके बाद एस जो है वो 19 है। तो मतलब पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जो सबसे नीचे लेयर है वो किसका है? ट्रोपोस्फेयर का। तो टी बाद में आता है, उससे पहले एस, फिर उससे पहले एम आता है, फिर उसके बाद उससे पहले एच आता है एंड सबसे पहले ई आता है। तो इस तरीके से ये रिवर्स मैनर में लेयर्स हैं। आप इस तरीके से कुछ भी अपना याद कर सकते हो, बट ये बस ऐसे ही बता दिया कि अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो। तो अब इन लेयर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। द ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर है। आप यूं कह सकते हो कि जो हमारे घर हैं, जब हम रहते हैं तो हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है एंड एक्सटेंड्स रफली टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। अब जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, उसकी हाइट हर पॉइंट पे सेम नहीं है। हमने एवरेज हाइट बता दी ट्रोपोस्फेयर की कि वो 13 किलोमीटर है, बट अगर हम बात करें कि जो पोल्स वाले इलाके हैं, जो पोलर रीजन्स हैं, वहां पे ट्रोपोस्फेयर थोड़ा सा नीचे तक है, 8 किलोमीटर तक है। बट इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है ट्रोपोस्फेयर। तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं कि जैसे मान लो ये अर्थ है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टॉप वाला पॉइंट है, इसको आप पोल समझ लो। मैंने हाफ अर्थ बनाई है, आप इस तरीके से नीचे की तरफ समझ लो। तो ये मैंने हाफ अर्थ का सरफेस बनाया है। तो ये ऊपर पोल है और यहाँ पे इक्वेटर है। ये वाला जो पार्ट है ये इक्वेटर है। तो होगा क्या कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो पोल वाले रीजन पे बहुत ऊंचा नहीं है, बट जो इक्वेटर वाला रीजन है इस पे ये काफी ऊंचा है। तो इक्वेटर वाले रीजन पे इसकी जो हाइट है वो लगभग 18 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है एंड पोल वाले रीजन पे जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट लगभग 8 किलोमीटर तक रहती है। The thickness of troposphere is greatest at the equator because heat is transported to great heights by strong convectional currents. तो इक्वेटर वाली जगह पे जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस हिस्से में क्या होता है, जो कन्वेक्शनल करंट्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत ज्यादा ऊपर तक जाते हैं। क्योंकि इक्वेटर क्या रहता है, वो ज्यादा हॉट रहता है। इक्वेटर वाला जो हिस्सा है वो कंपैरेटिवली ज्यादा सनरेज उस पे आती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर का जो सरफेस है, हवा जो है वो ज्यादा गर्म होती है और ज्यादा ऊपर तक वो हीट ट्रांसफर करती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि मतलब देखो, जितनी गर्म हवा होगी वो उतना ऊपर उठती है। ये चीज तो हमें पता है कि जो हॉट चीज है वो लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। तो जितनी ज्यादा गर्म हवा होगी उतना ज्यादा ऊंचा वो उठेगी। तो इक्वेटर पे क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है तो हवा काफी ऊंचे तक पहुंच जाती है। जो कन्वेक्शनल ये जो सर्कुलेशन चलता है, एयर कन्वेक्शन चलता है, वो बहुत ऊंचा चला जाता है इक्वेटर वाले केस में। बट अगर पोल की बात करो तो पोल वाले इलाकों में क्या होता है, ठंडा इलाका है वो, वहां पे हवा बहुत ऊंचे तक उठ नहीं पाती है। इसीलिए यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर का लेयर है वो थोड़ा पतला रहता है। और इसका एक रीजन आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी समझ सकते हो कि जैसे हमारी अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली घूम रही है, ठीक है। ये जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से रोटेट कर रही है। अब होगा क्या कि जो रोटेटिंग बॉडी होती है उसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कि सेंटर पे ज्यादा लगती है। तो अगर ये हमारा इक्वेटर वाला हिस्सा है तो यहाँ पे इस वाले हिस्से पे मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, बाहर की तरफ इसको खींच रही है। तो जो अर्थ का बल्ज है वो भी किस लिए है, उसका भी काफी हद तक कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो भी बाहर की तरफ खींचेगा, वो भी बाहर की तरफ खींचेगा। तो जो इक्वेटर वाला लेवल है उस पे जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा उसका जो एरिया है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा और पोल वाले इलाकों में इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी कम रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लगभग मान लो ये मैंने ट्रोपोस्फेयर की लाइन बनाई है, तो जो पोल्स है वहां पे 8 किलोमीटर तक है और ये जो हाइट है इक्वेटर पे ये लगभग 18 किलोमीटर तक की है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी समझ सकते हो और दूसरा जो कन्वेक्शनल करंट्स है, यहाँ पे जो एयर चलती है नीचे से ऊपर की तरफ गर्म हवा चलती है और फिर ऊपर से ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। तो ये जो पूरा कन्वेक्शनल करंट रहता है इसकी वजह से इक्वेटर वाले रीजन में ज्यादा मोटा लेयर है
ट्रोपोस्फेयर का, क्योंकि वहां पे हीट ज्यादा होती है। दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। अब देखो, पूरे एटमॉस्फेयर का ज्यादातर जो मास है, 75% जो गैशियस मास है वो ट्रोपोस्फेयर में ही दिखेगा। तो जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं काफी अच्छी मात्रा में, एंड वाटर वेपर भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर। जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, वो सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। जैसे आप अगर ये वाली पिक्चर देखोगे यहाँ पे, तो इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि ट्रोपोस्फेयर में ना देखो बादल दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको इस वाले लेयर में बादल दिखाए हुए हैं, ऊपर किसी भी लेयर में इस तरीके के बादल नहीं बने हुए हैं। और देखो मेन चीज जैसे बारिश वगैरह है, वो सब किससे रिलेटेड है, वो बादलों से आती है। तो आप इतना समझ सकते हो कि जो मेन वेदर वाली चीजें हैं, हमारे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, बारिश आ रही है, हेल स्टॉर्म आ रहा है, थंडर स्टॉर्म आ रहा है, साइक्लोन आ रही हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो वेदर एंड क्लाइमेट के फिनोमेना है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। ठीक है। The temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter of height. अब ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। ठीक है। एंड किस रेट से कम होता है, आप 165 मीटर अगर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का असर पड़ जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे 165 मीटर की हाइट पे पहुंचते जाओगे, 165 मीटर ऊपर, 165 मीटर ऊपर करते जाओगे, वैसे वैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे टेम्परेचर गिर रहा है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो मैंने क्या बनाया, ये फिर से अर्थ का सरफेस बनाया। ठीक है। ये अर्थ का सरफेस है एंड इसके ऊपर यहाँ पे ये ट्रोपोस्फेयर है। ये सिर्फ मैंने ट्रोपोस्फेयर बनाया। अब इस ट्रोपोस्फेयर में मैं कुछ लेयर्स बना रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब ये मान लो 165 मीटर का मैंने डिफरेंस के कुछ लेयर बना दिए। नहीं, 165 मीटर के डिफरेंस पे कुछ लेयर्स बना दिए हैं। ये ओवरऑल पूरा ट्रोपोस्फेयर का ही पार्ट है। अब होगा क्या कि मान लो मैंने क्या बोला कि जो अर्थ का सरफेस है यहाँ पे, ये जो अर्थ सरफेस है, इस पे जो टेम्परेचर है लेट्स से वो 18 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब जैसे ही आप 165 मीटर पे जाओगे, इसको मैं नाम दे देती हूँ टी। ये है T1, ये है T2 और ये है T3 और ये है T4। टी मतलब टेम्परेचर। तो T1 पे है टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे 165 मीटर ऊपर जाओगे T2 पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर घट के 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। फिर आप और ऊपर जाओगे तो T3 पे जब आप जाओगे तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा घट के। और फिर और ऊपर जाओगे T4 पे तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे टेम्परेचर घट रहा है। तो हम यूं कह सकते हैं T1 जो है वो ज्यादा है T2 से, T2 जो है वो ज्यादा है T3 से, एंड T3 जो है वो ज्यादा है T4 से। तो ये जो टेम्परेचर कम हो रहा है बढ़ते हुए हाइट के साथ, इसको कहते हैं लैप्स रेट। इसको कहते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट मतलब द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, एंड इट हैपेंस ओनली इन दिस लैप्स रेट इज एप्लीकेबल मोस्टली टू ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज को पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाओगे तो उसमें टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है वापस से। तो यहाँ पे आप जब लैप्स रेट की बात हो तो आपको ज्यादातर ध्यान में क्या रखना है, ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है, और इस चीज को, इस फिनोमेना को हम लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है। जिस रेट से टेम्परेचर घट रहा है उसको हम लैप्स रेट कहते हैं। तो और ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर और कम होता जाएगा। ये T5 जो है वो और कम होगा, फिर T6 जो है वो और ज्यादा कम होगा। तो ट्रोपोस्फेयर में ओवरऑल क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घटेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब ट्रोपोस्फेयर जो है वो, इसमें देखो सारे वेदर फिनोमेना हो रहे हैं, सारी क्लाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, और यही हिस्सा है जहाँ पे जो बर्ड्स वगैरह हैं वो उड़ती हैं, हम रहते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो सरफेस से कनेक्ट है। ये अगर अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस से जस्ट ऊपर का हिस्सा है ट्रोपोस्फेयर। तो सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं वो इस लेयर के अंदर ही हो रही है। हम लोग किस लेयर में सरवाइव कर रहे हैं, हम लोग ट्रोपोस्फेयर में रह रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर हो जाता है। The zone separating the troposphere from stratosphere is known as tropopause. अब देखो ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिखा दी है इस डायग्राम में,
ये 7.1 जो आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें कुछ डॉटेड लाइन दिखाई हुई है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्चुअली नहीं है, मतलब कि हमारे टेम्परेचर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक्चुअली कोई ऐसी लाइनें नहीं बनी हुई। ये हमने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, अपने पढ़ने को थोड़ा आसान बनाने के लिए इस तरीके से इमेजिनरी लाइन बना दी है, बट ये एक्चुअली कोई लाइन नहीं है। पर कोई तो ऐसा मतलब पार्ट होगा, कोई तो ऐसा फेज आएगा एटमॉस्फेयर में जिसमें एक लेयर से दूसरे लेयर में चीजें बदल रही होंगी। मतलब ये नीचे कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसमें जो उसका कैरेक्टर है, उसका नेचर है एटमॉस्फेयर का, वो थोड़ा अलग है। उसके बाद थोड़ी ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का नेचर थोड़ा अलग होगा। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जो चेंज आ रहा है उसके बीच में कोई तो ट्रांजिशन जोन होगा ना, कोई तो ट्रांजिशन जोन होगा। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। मतलब जब ट्रोपोस्फेयर से चीजें स्ट्रेटोस्फेयर में बदल रही होंगी, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर के बीच का जो रीजन होगा, ट्रांजिशन जोन होगा, उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। ये जो सेपरेटिंग जोन है इसे कह रहे हैं ट्रोपोपॉज। एंड द एयर टेम्परेचर एट ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल। और ये जो ट्रोपोपॉज है इसमें जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर वाले एरिया में लगभग -80 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड जो पोलर रीजन्स हैं वहां पे इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस माइनस का रहता है। अब इतना आपको समझ आ गया कि ये माइनस में क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो कम होते 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 टेम्परेचर कितना हो गया? माइनस में पहुंच गया। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में शुरू किया था 18 डिग्री सेल्सियस, तो 18 डिग्री सेल्सियस से कभी वो घट के 0 डिग्री जाएगा और फिर 0 डिग्री से घट के वो माइनस में चला जाएगा। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? वो घटता घटता इतना कम हो रहा है। और एक चीज नोटिस करोगे कि जो इक्वेटर वाला रीजन है उसमें बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है, मतलब कि -80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है टेम्परेचर ट्रोपोपॉज पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेटर वाला ट्रोपोपॉज जो होगा वो बहुत ऊंचाई पे है, वो काफी ऊंचाई पे है इफ वी कंपेयर इट विद पोलर रीजन। कि पोलर रीजन का जो ट्रोपोपॉज है वो इतना ऊंचाई पे नहीं होगा, क्योंकि इक्वेटर रीजन की जो थिकनेस है पोलर रीजन के कंपैरिजन में वो ज्यादा है। इसका मतलब कि इक्वेटर रीजन का ट्रोपोपॉज बहुत ऊंचाई तक जा रहा है और जितना ऊंचा जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसीलिए इक्वेटर वाले रीजन के ऊपर जो ट्रोपोपॉज है वहां पे टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस है, एंड पोलर रीजन में जो ट्रोपोपॉज है उसमें 45 डिग्री सेल्सियस उसका -45 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये जो लाइन आपको दिखाई हुई है इसको आप समझ सकते हो ट्रोपोपॉज। ये पूरा एक ऐसा जोन है जिसमें चीजें जो है वो ट्रोपोपॉज से स्ट्रेटोस्फेयर में बदल रही हैं। ये ट्रांजिशन जोन है या सेपरेटिंग जोन आप कह सकते हो इन दोनों लेयर्स के बीच में। द टेम्परेचर हेयर इज नियरली कॉन्स्टेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट है, मतलब कि इस लेवल पे जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर वाले रीजन पे 80 डिग्री सेल्सियस -80 डिग्री सेल्सियस रहेगा, एंड पोल्स वाले रीजन पे -45 डिग्री सेल्सियस सा रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा चीजें जो है वो चेंज नहीं होंगी। ये लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया रहता है, 1.5 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है ट्रोपोपॉज वाला। तो इस 1.5 किलोमीटर के एरिया में टेम्परेचर लगभग सेम है। आई होप कि आपको चीजें जो है वो थोड़ी सी समझ आ रही होंगी। जैसे इसको मैं वापस से बना के दिखाऊं तो ये ट्रोपोपॉज कैसा है, यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस है, ये पोल वाला रीजन है और ये साइड में इक्वेटर वाला रीजन है। यहाँ पे हमने बोला था कि जो ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस है वो ज्यादा नहीं है, बट अगर आप इक्वेटर की बात करो तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस काफी ज्यादा है। ये लगभग 18 किलोमीटर है और ये लगभग 8 किलोमीटर है। अब इसके ऊपर ये यहाँ पे क्या है, ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है, तो इसके ऊपर का ये जो पूरा लेयर होगा ये लगभग 1.5 किलोमीटर का जो पूरा एरिया होगा इसके ऊपर, इसको हम बोलेंगे ट्रोपोपॉज। और इसका जो टेम्परेचर है वो पोल वाले रीजन पे -45 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि कम होगा टेम्परेचर, और यहाँ पे इक्वेटर वाले रीजन पे इसका जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। The stratosphere is found above the tropopause and extends up to a height of 50 किलोमीटर। अब ट्रोपोपॉज के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब सबसे पहले आपको क्या दिखा? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो हिस्सा था, जो सेपरेटिंग पार्ट था, उसको हमने ट्रोपोपॉज बोला। अब उससे ऊपर आएगा स्ट्रेटोस्फेयर
एंड स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट जो है वो लगभग 50 किलोमीटर तक रहती है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर की ऊपर की जो ऊंचाई है वहां तक है ट्रोपोस्फेयर। अब इसके ऊपर बीच में 1-1.5 किलोमीटर का हिस्सा आता है ट्रोपोपॉज। अब इससे ऊपर जाओगे आप, इससे ऊपर लगभग 40 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे ये स्ट्रेटोपॉज है, बट इसके बीच का पूरा जो हिस्सा है ये पूरा स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रोपोस्फेयर से ऊपर आएगा स्ट्रेटोस्फेयर। और अब इसके फीचर्स क्या क्या है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। तो हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा है लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने समझा था कि ओजोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ओजोन है वो क्या करता है, वो हमें सन से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, उनसे हमें बचाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही वो ओजोन लेयर है। तो ओजोन गैस मेनली किसमें रहती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी है। और एक ओजोन लेयर ना, मतलब कुछ जो O3 रहता है, ओजोन रहता है, वो अर्थ के सरफेस के पास भी होता है, बट वो अच्छा नहीं होता, वो पॉल्यूशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज मतलब ऐसे ही बता रही हूँ कि ओजोन जो है वो वैसे हमारे लिए अच्छा है, बट जब तक वो स्ट्रेटोस्फेयर में है तो वो अच्छा है। बट अगर वो अर्थ के सरफेस के पास अगर हमें ओजोन गैस दिखेगी, बेसिकली ये एक गैस है, ओजोन गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है। तो इस तरीके से अगर ये ओजोन गैस हमारे ट्रोपोपॉज में नजर आएगी या ट्रोपोस्फेयर में नजर आएगी तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती है, वो पॉल्यूशन की तरह काम करती है। ठीक है, सो दिस लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ओजोन लेयर क्या करता है, जो ओजोन गैस है ये क्या करती है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, शील्ड्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये जो यूवी रेज हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक रहती हैं। अगर जो प्लांट्स, एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके कांटेक्ट में आएंगे तो उनको काफी सारी दिक्कत जो है वो झेलनी पड़ सकती है। तो जो ओजोन लेयर है वो इस अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको धरती के अंदर नहीं आने देता। मतलब जो यहाँ पे ओजोन का लेयर है, फिर उससे अंदर यूवी रेज नहीं जा पाती हैं, जिससे कि हम लोग बचे रहते हैं। एंड यही रीजन है जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, ये जो ट्रोपोपॉज में आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये देखो, मतलब ये वाली लाइन की एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ। ये वाली जो लाइन है ये देखो 20 से शुरू हो रही है और आगे ये लगभग -50 डिग्री की तरफ जा रही है। तो एक्चुअली क्या है, ये टेम्परेचर की लाइन है, यहाँ पे लिखा है ना टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो आप देखोगे कि जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस से माइनस में आ गया। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये सीधी लाइन दिख रही है ना, इसमें कांस्टेंट रहेगा। और इसके बाद देखो बढ़ना शुरू कर रहा है, अब ये माइनस से फिर से किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या याद रखना है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते हैं, ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, रीजन क्या है बढ़ने का, कि यहाँ पे जो ओजोन यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, उसकी वजह से हीट बढ़ जाती है। उसकी वजह से मतलब ओजोन लेयर क्या कर रहा है, वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये मेन रीजन है यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने का। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर बढ़ता है, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर घटता है। उसके बाद यहाँ पे लेयर आएगा मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर को डिवाइड करने वाला जो पार्ट है, इनके बीच में जो ट्रांजिशन जोन रहेगा इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। मतलब कि अब 50 किलोमीटर से और आप 30 किलोमीटर ऊपर जाओगे। ठीक है, अब यहाँ तक 50 किलोमीटर तक आप स्ट्रेटोपॉज पे थे, अब इससे जब 30 किलोमीटर और ऊपर जाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, पूरा ये जो एरिया रहेगा ये मीजोस्फेयर का एरिया रहेगा। अब यहाँ पे फिर से इस लाइन को देखो, ये जो टेम्परेचर वाली लाइन है ये क्या नजर आ रही है, स्ट्रेटोपॉज में, स्ट्रेटोपॉज के बाद थोड़ी देर तक ये जो पूरी लाइन है ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और उसके बाद ये पॉज का मतलब यही है कि ये कुछ ऐसा हिस्सा रहेगा 1-1.5-2 किलोमीटर का जिसमें कि टेम्परेचर थोड़ा सा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिशन जोन है इसके बाद आप देखो ये लाइन ऐसे जा रही है।
इसका मतलब कि ये लाइन माइनस की तरफ जा रही है। माइनस का मतलब क्या है, टेम्परेचर घट रहा है। तो मीजोस्फेयर में फिर से क्या होता है, हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो अब ऐसे याद रखो, ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और फिर मेसोस्फेयर में वापस से आके डिक्रीज करेगा। तो एक बार डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऐसे लाइन चल रही है। क्योंकि एग्जाम में ना आप कंफ्यूज हो सकते हो किसमें बढ़ रहा है किसमें घट रहा है, तो ये कुछ थोड़ी बहुत तिगड़म आपको मतलब लगानी पड़ेगी याद रखने के लिए। तो आप शुरू किससे करोगे, ट्रोपोस्फेयर। देखो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये कैसे याद रखोगे। अब इतना याद रखो कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, जैसे जैसे हम पहाड़ की ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है ना, टेम्परेचर गिरता है। तो बस इतना याद रखो कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब जब पहला डिक्रीज है तो उसके बाद इंक्रीज आएगा, फिर डिक्रीज आएगा और फिर इंक्रीज आएगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब ऐसे कुछ भी याद रखोगे ना तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे कि क्या था। तो कहां पे, मीजोस्फेयर पे। अब मीजोस्फेयर में क्या होगा, फिर से टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेगा। और टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब क्या है, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे डिक्रीज होते होते टेम्परेचर पहुंच जाएगा -100 डिग्री सेल्सियस। ये लाइन देखो ये कहां तक पहुंच रही है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के पास ये पूरी लाइन जो है पहुंच रही है। ठीक है, तो इतना कम टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा -100 डिग्री सेल्सियस। द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर इज नोन एज मीजोपॉज। अब इसके ऊपर की जो लिमिट रहेगी वो रहेगी मीजोपॉज। तो जो जो लेयर है उसके ऊपर का जो एंड रहेगा उसका नाम उसी से है। कहने का मतलब यह है कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होगा इसका नाम होगा ट्रोपोपॉज, जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होगा उसका नाम होगा स्ट्रेटोपॉज, और जहां पे मीजोस्फेयर खत्म होगा उसका नाम होगा मीजोपॉज। ठीक है, अब मीजोस्फेयर से ऊपर लेवल आता है थर्मोस्फेयर का। यहाँ पे आइनोस्फेयर लिखा हुआ है और यहाँ पे थर्मोस्फेयर दिखाया हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। थर्मोस्फेयर जो है वो आप ऐसा मान सकते हो कि ये ऐसा इलाका है जिसमें कुछ पार्ट तो एक्सोस्फेयर का रहेगा और कुछ पार्ट आयोनोस्फेयर का रहेगा। मतलब कि, या फिर आप यूं कह सकते हो, ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना, थर्मोस्फेयर का मतलब है आयनोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर आप ऐसे समझ सकते हो। तो मीजोस्फेयर के ऊपर आता है आइनोस्फेयर, या फिर सेम चीज है थर्मोस्फेयर। अब इसमें क्या होगा, ये इसकी हाइट अगर हम बात करें तो ये 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। आप ये देखो 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक का पूरा जो एरिया है एटमॉस्फेयर में वो आइनोस्फेयर का है। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस। अब देखो इसे हम आइनोस्फेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस लेयर में है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को हम कहते हैं आयंस। तो यहाँ पे थर्मोस्फेयर में क्या है, आयंस प्रेजेंट है और इसीलिए इसको आयनोस्फेयर कहा गया है। Hence it is known as ionosphere. Radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. अब जो हम रेडियो से बात करते हैं, जो रेडियो के सिग्नल्स होते हैं, वो क्या होता है, वो इस आइनोस्फेयर्स की मदद से ही हम रेडियो को इस्तेमाल कर पाते हैं। तो अर्थ के सरफेस से जो वेव्स जाती हैं, रेडियो वेव्स जाती हैं, वो आइनोस्फेयर से टकरा कर हमसे नीचे आती हैं, हमारे पास वापस नीचे आती हैं। तो आइनोस्फेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कभी अगर आपने न्यूज में सुना होगा सोलर स्टॉर्म आ रहा है, तो उसमें भी कभी कभी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें बंद करने की बात करते हैं। तो सोलर स्टॉर्म में क्या होता है कि जो सन से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स निकल के पूरे सोलर सिस्टम में आते हैं, तो अर्थ की तरफ भी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स निकल के आते हैं। तो सोलर स्टॉर्म की वजह से क्या होता है, जो अर्थ का आयोनोस्फेयर है वो हिल जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से वो सिग्नल्स वगैरह नहीं भेज पाते। तो इस तरीके से जो सोलर फ्लेयर्स हैं या जो सोलर स्टॉर्म है उसकी वजह से भी हमारे रेडियो सिग्नल्स और सैटेलाइट्स पे असर पड़ता है, क्योंकि वो आइनोस्फेयर पे असर डाल रहा है, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स आइनोस्फेयर पे असर डाल रही हैं और आइनोस्फेयर को हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स वगैरह के लिए। तो जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि मीजोस्फेयर से ऊपर है यहाँ पे थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर में यहाँ पे आपको ये लाइट्स दिख रही होंगी, कुछ जो ऑरोराज होते हैं, जैसे आपने यूट्यूब पे हो सकता है बहुत सारी इस तरीके की वीडियोस देखी हों जिसमें लोग पोलर रीजन्स पे जाते हैं लाइट्स को देखने, मतलब कि जो आसमान में इस तरीके की ब्लू ग्रीन कलर की लाइट्स दिखती हैं उनको देखने जाते हैं। तो ये जो लाइट्स है ना, ये भी इस आयनोस्फेयर में ही बनती हैं, इस थर्मोस्फेयर में ही बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे
चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो अगेन यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं ये एनर्जी गेन करते हैं, फिर जब ये एनर्जी रिलीज करते हैं तो ये लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो मतलब ये जो ऑरोराज दिखती हैं ये आयंस की वजह से ही दिखती हैं। और यहाँ पे आप मेसोस्फेयर में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे मीटियोर्स वगैरह जो हैं ये इस लेयर में आके सब जल जाते हैं। अब आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर से हाइट के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज करने लगता है। टेम्परेचर हेयर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद द हाइट। आप इस लाइन को भी देखोगे तो अब लाइन फिर से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब कि अब जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसका नाम भी देखो थर्मोस्फेयर है। थर्मो का मतलब ही होता है हीट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इंक्रीज हो रही है, मतलब ये वाला यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा हाइट के साथ। और उसका रीजन क्या है, रीजन है ये आयंस, क्योंकि अगेन ये भी एक तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हीट जो है वो जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। और थर्मोस्फेयर जो है इसको आप देखोगे लगभग 400 किलोमीटर तक है। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी 400 किलोमीटर के हाइट पे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है, मतलब वो इस हाइट पे घूम रहा है। तो आप यूं कह सकते हो कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो थर्मोस्फेयर में है। अब इसके भी ऊपर जो लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का वो है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर इज एक्सोस्फेयर। दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट। अब ये वैसे तो हाईएस्ट लेयर है बट इसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और इसकी कोई वैसे बहुत ज्यादा फिक्स्ड हाइट भी नहीं है, बट मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हो अब यहाँ 400 किलोमीटर से लेके ऊपर 80,000 किलोमीटर तक लगभग इसकी हाइट जाती है। वैसे इसके बाद आप यूं समझ सकते हो एक्सोस्फेयर के बाद पूरा स्पेस ही है, ठीक है, तो इसकी बहुत डिफाइंड हाइट नहीं है। तो एक्सोस्फेयर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हमारे पास नहीं है। इनके बारे में जो नॉलेज है वो बहुत ही रेयरफाइड है। रेयरफाइड मतलब बहुत कम लोगों को इसके बारे में आइडिया है, बहुत ज्यादा लोगों को समझ इसकी नहीं है। एंड इट ग्रेजुअली मर्जेस विद द आउटर स्पेस। और धीरे धीरे करके जो एक्सोस्फेयर है वो अल्टीमेटली आउटर स्पेस से मिल जाता है। तो वही कह रही हूँ कि इसकी बहुत डिफाइंड लिमिट नहीं है कि ये कितने किलोमीटर पे जाके खत्म होता है, बट मोटे मोटे तौर पे हमने बोला है कि ये 80,000 किलोमीटर पे लगभग इसकी हाइट रहती है एक्सोस्फेयर की, और उसके बाद फिर ये आउटर स्पेस में मिल जाता है। Although all layers of atmosphere must be exercising influence on us। अब वैसे तो जितने भी ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं वो सब हम पे असर डालने चाहिए, उन सब का कुछ ना कुछ असर हम पे होता है। जियोग्राफर्स आर कंसर्न विद द फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। बट जियोग्राफर्स जो हैं वो पहले 2 लेयर्स के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित हैं या सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो पहला है ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर तो ऑब्वियसली कि ये वाला जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे जो भी कंडीशंस रहती हैं वो सबसे ज्यादा हम पे अफेक्ट डालती हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर पे ही सारे वेदर एंड क्लाइमेटिक फिनोमेना हो रहे हैं। इसी में आप देखोगे बहुत ज्यादा एयर में चेंजेस आते हैं, जो एयर का टर्बुलेंस वगैरह होता है, कहीं पे एक जगह एयर प्रेशर कम है एक जगह ज्यादा है, तो मतलब वो जो पूरे फिनोमेना है वो सबसे ज्यादा यहीं पे हो रही हैं। तो इसीलिए हमें इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें आप देखोगे तो कुछ प्लेन्स वगैरह जैसे पैसेंजर प्लेन्स हैं वो किसमें उड़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, बट कुछ जो प्लेन रहते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में भी उड़ते हैं। जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस वगैरह नहीं है, बहुत ज्यादा एयर में डिस्टर्बेंस नहीं है, एयर थोड़ी शांत सी है और एयर की डेंसिटी भी यहाँ पे कम है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्लेन्स वगैरह उड़ाए जाते हैं। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटोस्फेयर की वो ये है कि यहाँ पे ओजोन लेयर है। तो इसलिए भी ये 2 जो लेयर हैं ये हम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, और इनके बारे में जो ज्योग्राफर्स हैं वो सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अब आगे चल के जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें हम इन 2 लेयर्स में होने वाली चीजों का, मेनली ट्रोपोस्फेयर में जो चीजें होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।